नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका संगम एज। ठीक है, अब हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया का सारा देख लिया है, हर्षवर्धन वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। तो आपका मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ द एंशियंट इंडिया का खत्म हो चुका है। इसके अलावा एंशियंट इंडिया में रीजनल टेरिटरीज के, रीजनल किंगडम्स के छोटे छोटे पाला, सेना वेना, ये सब छोटे मोटे किंगडम्स हैं। बहुत सारे आते जाते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो इन सब के बीच में मतलब हर एक टॉपिक को लेके एक किंगडम पढ़ाना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। इन केस अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ में अगर इंपॉर्टेंट आ जाता है तो मैं उसको अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। क्योंकि एज यू नो कि सारे के सारे किंगडम आप नहीं पढ़ सकते, सारे के सारे डायनेस्टीज आप नहीं पढ़ सकते। दैट इज़ वाई जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही पढ़े जाते हैं। तो जो मैं आप लोग को ये सब दे रहा हूँ, ये इट कंप्राइजेज मोर देन 90% ऑफ द एक्चुअल क्या बोलते हैं सिलेबस। लेकिन जो छोटे मोटे किंगडम्स, यहाँ वहाँ की छोटी मोटी घटनाएं वगैरह जो मुझसे भी छूट जाएंगी वो सबसे छूट जाती है। कोई इसमें नया चीज़ नहीं है, इतना बड़ा वास्ट पोर्शन है, सब कुछ नहीं कवर किया जा सकता। तो जो छूट जाएंगी वो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियोस बना के, आई एम सॉरी, अलग से वीडियोस बना के इसमें अपेंड करता चला जाऊंगा। वो इसमें इसी के नीचे नीचे अपेंड होती चली जाएंगी। ठीक है, तो होप करता हूँ समझ में आ रहा है। ये हम लोग का संगम एज हो जाएगा। इसके बाद हमारा एंशियंट इंडिया फिनिश हो जाएगा, हम लोग मेडवल पे ट्रांसफर होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। संगम एज आप लोग जानते होंगे कि ये तमिलनाडु के रीजन का आसपास का है। संगम का मतलब क्या होता है? संगम मतलब कॉन्फ्लुएंस, मतलब लोग जहाँ पे मिले, कहते हैं ना संगम हो रहा है, ये प्रेमियों का संगम है, या फिर देवताओं का संगम है, या फिर वो रिवर्स का जो संगम होता है, जैसे प्रयागराज एक संगम है। तो यहाँ पे गंगा एंड यमुना कम्स एंड दे टुगेदर मीट, तो उसको संगम कहा जाता है। ये आप लोगों ने सुना होगा। तो इसको कॉन्फ्रेंस कहा जाता है या फिर मीटिंग कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये अभी तक एकदम फिक्स नहीं हो पाया है संगम का एक्चुअली, क्योंकि जो संगम के जो लिटरेचर्स हैं, ठीक है, संगम कहा जाता है तीन फेजेस में हुए। तीन आपके 1 2 3 तीन आपके संगम किए गए। संगम मतलब यहाँ पे पोएट्स लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, पोएट्स लोग मोस्टली आ रहे हैं। एंड दे सिट एंड डिस्कस एंड दे राइट समथिंग। ठीक है, वो बहुत सारे बुक्स वगैरह पब्लिश करेंगे वहाँ पे। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि कोई एक ऐसा इवेंट हो रहा है कि वहाँ पे सारे के सारे ऋषि मुनि, जितने पोएट्स वगैरह है, वो वहाँ पे आएंगे। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे लिटरेचर्स वगैरह का पब्लिशिंग होगा। बहुत सारे लिटरेचर्स लोग अपने अपने पब्लिश करेंगे, अपनी अपनी कविताएं वहाँ पे पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि तीन ऐसे संगम हुए थे, ठीक है, अपने हिस्ट्री के अंदर। ऐसा वहाँ के संगम लिटरेचर से पता चलता है। तो इसमें से जो फर्स्ट संगम है उसके बारे में कहा जाता है कि वो 10,000 20,000 साल पहले किया गया था। देवताओं ने किया था, देवता लोग उसमें आए थे, भगवान लोग आके वहाँ पे बैठे थे। उन लोग ने, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो थे, अगस्त ऋषि, ये सब सब ऋषि वगैरह बैठे, और उन लोग ने डिसाइड किया। उन लोग के हिसाब से ये सब सारा का सारा चीज़ें, काफ़ी सारे लिटरेचर वगैरह को पब्लिश किया गया। ठीक है, तो दैट इज वाई वी आर स्टिल अनएबल टू क्वान्टिफाई द रीजन। जो उनका टाइम पीरियड है वो हम लोग क्वान्टिफाई नहीं कर पा रहे। एक्चुअली हम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा कि ये कहाँ पे, मतलब आप देवताओं को आप क्या समय दोगे, कौन से समय पे होते होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नहीं क्वान्टिफाई कर। एंड सेकेंड थिंग, आपका जो फर्स्ट जो संगम हुआ था उसका कोई भी बुक अभी तक अवेलेबल नहीं है। एंड सेकेंड संगम जो हुआ था उसका भी मैक्सिमम बुक, एक्सेप्ट फॉर वन बुक, एक ही बुक छोड़ के, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तोलकाप्पियम। इन बाकी सारे के सारे सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो हम लोग कैसे, मतलब बताएं एकदम फिक्स कैसे करें कि ये यहाँ से लेके इस समय तक चल रहा है। तो हम लोग ने डिपेंडिंग अपॉन द लिटरेचर जो हमारे पास है उसको पढ़ के, उसके एनालिसिस से हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इट मे बी फ्रॉम 6th century BC टू 3rd century C, मतलब कॉमन एरा तक आपके चला आ रहा है। मतलब लगभग 900 साल ये चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो अब रिसेंट जो स्टडीज वगैरह कह रही है वो इसको और छोटा करने की बात कर रही है कि भाई इसको 300, मतलब 3rd century BC से 3rd century C तक कर दो, मतलब 600 साल तक आप कर रहे हो। इस तरीके से करने की बात हो रही है। क्या हो रहा है, कहीं हो रहा है, वो उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप लोग को ये रीजन पता होना चाहिए कि इतना हम लोगों ने टाइम इनका डिसाइड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट संगम पीरियड को साउथ इंडिया का या तमिल पीरियड का आपका क्लासिकल एज बाय द हिस्टोरियंस वगैरह ने कहा कि भाई ये तो आपका मतलब क्लासिकल पीरियड है। जैसे कि ग्रीस वगैरह में, ग्रीक के समय पे, रोमन रोम में आपका जो क्लासिक एज है, उसी तरीके से यहाँ पे क्लासिक एज कौन सा माना जा रहा है? संगम एज को माना जा रहा है। संगम का मतलब क्या था वो तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे संगम वॉज द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोएट्स। यहाँ पे किसी को बुलाया नहीं जाता था। यहाँ पे सारे पोएट्स लोग जिसको चाहिए वो वहाँ पे आए, वहाँ पे अपने पोएम्स वगैरह सुनाए, अपने लिखी हुई कृतियाँ बताए, और उसको उन लोग पब्लिश करेंगे, उसको उन लोग मतलब लिखवाएंगे और फिर उसका स्टोर करके रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट ऐसा मतलब तमिल लेजेंड्स के हिसाब से 3 संगम हुए थे, जो मैंने आपको जस्ट बताया कि भाई 3 संगम हुए थे। इन इस मतलब संगम को यहाँ पे मुच्चंगम भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि आगे बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिसका प्रोनाउंसिएशन मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकता जैसा कि होना चाहिए, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, उसके लिए मेरे ऊपर कोई भी मतलब इसका ये कहा जाता है ऐसे वैसे कमेंट्स ना आए प्लीज़। ये प्लीज़ हिंदी में कन्वर्स करना, इंग्लिश में कन्वर्स करना है, तमिल में कन्वर्स करना, बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ें हो जाती है। तमिल का कन्वर्जन आप इंग्लिश में करें तो एग्जैक्ट वो प्रोनाउंसिएशन आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट संगम मैंने आपको बताया कि इसमें भगवान, लेजेंडरी सेजेस वगैरह आएंगे, लेकिन इसका कोई भी लिटरेरी वर्क्स वगैरह सरवाइव नहीं करता। सेकंड संगम का तोल कपियम से बच जाता है, और ये कहाँ पे हल किया गया था, आपका कपड़ापुरम, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका मदुरई में किया गया था। ये जो कपड़ापुरम है ये भी आपका मदुरई के पास ही है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि सेकंड वॉज ऑल्सो हेल्ड इन मदुरई, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये मदुरई में हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर मदुरई आता है तो आप मदुरई मारिएगा, अगर कपड़ापुरम आता है तो कपड़ापुरम मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिर से मदुरई में कराया जाएगा, और मदुरई को इसने इन्होंने फाउंड किया था, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। इस समय जो लिटरेचर्स वगैरह थे उनमें से कुछ मतलब एज कम्पेयर टू द सेकेंड एंड फर्स्ट काफ़ी सारे सर्वाइव कर गए, लेकिन मतलब जितने बनाए गए थे उसका बहुत छोटा हिस्सा ही सिर्फ सर्वाइव किया, ठीक है। आते हैं इस समय आपके 3 किंगडम्स हैं, ठीक है। तो पहले किंगडम्स देख लेते हैं। ये आपका चेरास का एरिया है, जो राइट नाउ केरला वाला एरिया, वो आपका चेरास का एरिया। पांड्य एरिया सदर्न तमिलनाडु एंड सदर्न केरला वाला रीजन है। एंड चोलास बाय द कोरोमंडल जो रीजन है वो आपका चोलास का होगा, ठीक है। ये आपके प्रोमिनेंट है, ठीक है। ये प्रोमिनेंट आपके 3 किंगडम्स थे जो कि उस समय थे, ठीक है। आते हैं संगम लिटरेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका क्या बोलते हैं संगम लिटरेचर है, यही एक्चुअली सोर्स है हमारा। उस समय का जितना भी हिस्ट्री है वो हम लोग ने सब इसी से डिड्यूस किया हुआ है, ठीक है। उसको पढ़ा, उसमें जो भी चीज़ें निकली उसमें से हम लोग डिड्यूस किया कि उस समय ऐसा रहा होगा, ऐसी प्रथाएं रही होंगी, ऐसा कल्चर रहा होगा, ऐसी सोसाइटी रही होगी, ऐसा इकोनॉमी रहा होगा। ये हम लोग ने अपने हिसाब से डिड्यूस किया है डिपेंडिंग अपॉन द लिटरेचर, ठीक है। उस समय इस रीजन को तमिलाकम कहा जाता था, ठीक है। तमिलाकम इनफैक्ट श्रीलंका को भी तमिलाकम में काउंट किया जाता है। मतलब आपका ये केरला और तमिलनाडु का रीजन तो पकड़ लिया गया, उसके अलावा श्रीलंका को भी तमिलाकम में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है तोलकाप्पियम। तो ये आपका ग्रामर के ऊपर और पोएटिक्स के ऊपर तमिल एक ट्रीटी है जो कि बहुत ही फेमस है, ठीक है। अभी तक ये स्टडी भी कराई जाती है, आपका वहाँ का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट तमिल लिटरेचर को, जो आपका सॉरी संगम लिटरेचर को जो मतलब मेन माना जाता है, तो एक तो आपका तोलकपियम हो गया जो आपका सेकंड वाले उसका हुआ, और उसके अलावा जो थर्ड आपके संगम में हुआ था वो कौन कौन से हैं, तो इटू टोगाई जो है 8 कलेक्शन, इसमें 8 बुक्स है, ठीक है। सब बुक्स वगैरह का नाम आप लोगों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, दैट इज़ वाई मैंने उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। ये आपको नेट पे कहीं पे ही मिल जाएगा कि ये इटूगाई आपने लिखा तो लिस्ट ऑफ द इटूगाइज कलेक्शन आ जाएगा। सबका किसी का भी नाम आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं, ये बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। 8 बुक्स है इसके अंदर। आपका पट्टू पट्टू है, इसमें 10 बुक्स हैं। और फिर ये जो है इसका नाम जो भी है, मैं अपना बेइज्जती मतलब मेरा हंसी नहीं उड़ाइएगा, तो इसके लिए मैं नहीं प्रोनाउंस कर रहा। आप लोग जैसा पढ़ना चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। इसके अंदर 18 बुक्स हैं, ठीक है। ये आपका इस रेंज से इस रेंज के बीच में इसको पूरा का पूरा पब्लिश किया था, और ये थर्ड संगम का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा 5 एपिक्स है, ठीक है। 5 एपिक्स है जो कि वहाँ पे आज भी स्टडी कराया जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और तमिल लिटरेचर का बेसिक मतलब बेसिक फाउंडेशन बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है जीवक चिंतामणि, ठीक है, जीवका चिंतामणि। सेकंड है शिलापादिकारम, मणिमेखलाई, विलयापति और कुंदल केसी, ठीक है। ये आप लोग के इंपॉर्टेंट 5 एपिक्स हैं जिनका नाम आप लोग को भूलना नहीं है, ठीक है। किन्होंने लिखा था वो आप लोग देख सकते हैं, इलांगो अधिगल। ये आपके शेन गुट्टवन करके एक चेर राजा थे, चेरा किंग थे, उनके बेटे उनके छोटे भाई थे, ठीक है। इलांगो अधिगल उन्होंने लिखा था शिलापादिकरम। मणि मेखलाई सत्यनारायण ने लिखा था। फिर बाकी ये सब ये जो 18 में माइनर वर्क्स है ये सब किसने किसने लिखा है वो तो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप लोग भूल भी जाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इन सब बुक्स के अंदर, इन पांचों बुक्स के अंदर, एपिक्स के अंदर मदुरई, पुहार, वंजी, इन सब का बहुत प्रोमिनेंटली नाम आता है कि भाई ये सब बहुत ही फ्लरिशिंग टाउन्स थे, बहुत ही फ्लरिशिंग पोर्ट टाउन्स थे एक्चुअली कहा जाए तो।
यहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। यहाँ पे इतने मतलब ट्रेड वो भी किन से हो रहा है, रोमन साम्राज्य से हो रहा है, ग्रीस साम्राज्य से हो रहा है। हमारा रोमन ट्रेड बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है और बहुत सारा पैसा भी भर भर के यहाँ पे आ रहा है। उसके भी हम लोग आगे देखेंगे रेफरेंसेस। इनफैक्ट ग्रीक सोर्सेस भी मेंशन करते हैं कि भाई इस समय जो हमारे यहाँ से सोना वगैरह है वो भाग जा रहा है भारत की तरफ, ठीक है, भारत के अंदर सारा का सारा पोरिंग किया जा रहा है, ठीक है। संगम पॉलिटी की बात की जाए तो हेरारकी, हेरिडेटरी मोनार्क था, मतलब एक वंशावली, ठीक है, मतलब पिता का बेटा राजा बन जाएगा, फिर राजा का बेटा फिर राजा बन जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो चला आता था। और इंपीरियल कोर्ट को अवई कहा जाता, ठीक है, अवई कहा जाता था। नेक्स्ट, चेरा किंग जो थे वो ऐसे ऐसे, या चोला किंग की बात की जाए या पांडा किंग की बात की जाए तो ये सारे के सारे खतरनाक खतरनाक जो टाइटल्स हैं वो इन लोग अज्यूम करते थे। सारे टाइटल्स वगैरह भी याद करने की जरूरत है, सब यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। इनके अपने अपने कुछ एम्बलम्स थे। कार्प आपके पांड्यास, कार्प मतलब फिश होता है, ठीक है, फिश आपका पांड्यास का था, टाइगर चोलास का था, बो चेरास का था। इंपीरियल कोर्ट या फिर अवई जो था उसके अंदर बहुत सारे चीफ्स ऑफिसर्स वगैरह सब बैठते हैं, ठीक है, मतलब एक पूरा दरबार वगैरह लगाया जाता था। इसके अलावा 5 काउंसिल्स होते थे, ठीक है, जो कि असिस्ट करती थी आपके किंग को रेगुलर बेसिस पे फंक्शन करने के लिए। इसमें मिनिस्टर्स का एक काउंसिल होता है, प्रीस्ट का एक काउंसिल होता है, मिलिट्री सब कमांडर्स का एक काउंसिल होता था, एनवॉइस का एक काउंसिल होता था और स्पाइस लोगों का एक काउंसिल होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, चेक्स एंड बैलेंस का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम इस समय बना के रखा गया था। मतलब किंग का मतलब जो पावर है वो कंट्रोल में रहे हमेशा किंग के ऊपर, मतलब ऐसी असीमित पावर नहीं आ जाए कि एकदम एक्सेप्शनल हो गया, लिमिटलेस हो गया, उसके बाद जितनी पावर है वो सब कुछ कर सकता है। इसका चेक्स एंड बैलेंस बनाने का एक सिस्टम देखा गया। तो हमारे पास जो जो बुक्स है उन बुक्स में से जैसे सीता बालिका में है, ये सब में मेंशन किया गया कि भाई ऐसे ये एक क्या बोलते हैं काउंसिल ऑफ 5 मेंबर है, यहाँ पे एक काउंसिल है, ये एक काउंसिल है, सबका नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे काउंसिल्स के नाम है, इनके इनका मेन काम क्या है कि इस राजा जो है उसका पावर जो है वो कंट्रोल में रहे। मतलब ऐसा ना हो कि प्रजा के अहित का काम करे या प्रजा के विपरीत कोई जाके काम करे, अपोज में कोई काम करे। उसके बजाय प्रजा के लिए जो उनकी किंगडम है, एम्पायर है, उसके लिए उसकी भलाई के लिए कुछ अच्छा अच्छा काम करे, ना कि कुछ भी अनशन उल्टा सीधा अपने मर्जी का, आज मुझे मन किया मैं ऐसा कर दूंगा, कल मुझे मन किया मैं वैसा कर दूंगा, ऐसा ना करे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय में भी एक डेमोक्रेटिकल प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। दो इट वॉज ए मोनार्की, आप देख रहे हैं यहाँ पे मोनार्की है लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो किया है। किंग वाज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया कि इनका जो भी एडवाइस वगैरह होता था वो बहुत रेयर केस में रिजेक्ट किया जाता है किंग के द्वारा। मतलब किंग के ऊपर कुछ तो प्रेशर होता होगा ना, तभी तो रेयर केस में हो रहा है कि उसको रिजेक्ट करने की बात कर रहा है। कि नहीं तो फिर ऐसा हो सकता था कि भाई इनका जो एडवाइस था वो एक एडवाइजरी डिसीजन था, वो जैसा मतलब रिजेक्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट करना भी बहुत ही रेयर केस में हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई इनका कुछ तो प्रेशर होता होगा ना राजा के ऊपर। तो इस इट इज मोर ऑफ ए काइंड, आप कह सकते हैं कि भाई नॉट कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, लेकिन देयर इज ए टच ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है, हर एक रूलर के पास अपना रेगुलर आर्मी थी। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भाई देखिए आपके वैदिक समय पे या लेटर वैदिक पीरियड में भी ऐसा देखा गया कि रेगुलर आर्मी का कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ था, रेगुलर आर्मी नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिस्टम आपका कब चल रहा है, आपका संगम एज चल रहा है, इसी दौरान ही आपके रेगुलर आर्मी का कॉन्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कोडीमारा मतलब ट्यूटलरी ट्री, मतलब एक हायरार्की होगा, ये इससे बड़ा है, ये राजा, इस राजा के नीचे ये, उसके नीचे वो, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। लैंड रेवेन्यू आपका चीफ सोर्स ऑफ द रेवेन्यू था मेन, ये तो हर जगह पे रहता है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, क्योंकि ट्रेड चला ना, ट्रेड चला तो कस्टम का काम भी हो जाएगा। तो कस्टम ड्यूटी हम लोग पे करवाएंगे लोगों से, सबके ऊपर लेवी करेंगे जो भी हमारे यहाँ पे मर्चेंट्स वगैरह काम कर रहे हैं, और उनसे हम लोग फॉरेन ट्रेड में कस्टम ड्यूटी अपने पास लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। तो लैंड रेवेन्यू प्लस कस्टम ड्यूटी एक प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम हो गया, ठीक है। इस बुक के अंदर बताया गया कि वहां पे कस्टम ऑफिशियल्स भी होते थे, मतलब एक स्पेशल डेजिग्नेटेड ऑफिसर है जो कि इस काम के लिए बैठा गया कस्टम्स को संभालने के लिए। ये सब न्यू इनोवेशंस है ना। इसके अलावा बूटी कैप्चर किया जाता जो वॉर के अंदर, ये जो तीनों साम्राज्य थे आपस में हमेशा लड़ते रहते, चोर चेर पांडे ये आपस में हमेशा लड़ते रहते, ठीक है।
तो आपस में लड़ाई करते वक्त कुछ ना कुछ, यहाँ से पैसा वहां जाता, वहां से पैसा वहां जाता, वहां से पैसा वहां जाता, ये सिस्टम हमेशा चलता था। तो ये भी पैसा एक इनका रॉयल ट्रेजरी में जाता था, ठीक है। बाकी रोड्स हाईवेज को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया था, दिन रात उसकी चाक चौबंदी करके रखते थे कि रॉबरी स्मगलिंग जैसी घटिया एक्टिविटीज वगैरह ना की जा सके, ठीक है। तो इससे यहाँ पे जो ट्रेड एक्टिविटीज है, मर्चेंट एक्टिविटीज है, वो सब ज्यादा फलता फूलता दिखता है हम लोग को, ठीक है। इसके अलावा मुवेंतस जो है, मुवेंतस का मतलब ये होता है कि जो मोनार्च हैं उनकी बात की जा रही है। जो आपके तीन मोनार्च है, चोला, चेरा, पांड्या, इनका अपना अपना एक एरिया डिसाइडेड है। चोला जो एरिया थे, चोलास जो थे वो फर्टाइल कावेरी बेसिन के अंदर काम करते हैं, उनका अरियारूर इनका कैपिटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पांड्यास का पास्टोरल और लिटोरल पार्ट्स ऑफ द रीजन, आपका इस रीजन में पास्टोरल रीजन जो था उसके अंदर, और इनका कैपिटल क्या था, मदुरई, जहाँ पे आपके सारे संगम लिटरेचर, सॉरी, फाइनलाइज किए जाएंगे, जहाँ पे संगम कराया जा रहा है वो आपका मदुरई है, ठीक है। नेक्स्ट चेरा, चेरा कहाँ पे रहेंगे, हिल कंट्रीज, जो हिली रीजन है उनका कैपिटल होगा वंजी, ठीक है, कारूर इनका कैपिटल होगा, ठीक है। ये इनका डिसाइडेड होगा, इसी इसी बेसिस पे रहने वाले, ओके। नेक्स्ट संगम सोसाइटी की बात करते हैं, तो तोलकप्पियम में हम लोग को एक रेफरेंस मिलता है कि भाई लैंड्स का 5 फोल्ड डिवीजन किया गया है। और ये जो लैंड जो डिवीजन किया गया है वो व्यक्तियों के बेसिस पे, क्या मतलब ये जो 5 फोल्ड डिवीजन है, तो 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी भी है, उस सोसाइटी के 5 फोल्ड डिवीजन की वजह से लैंड का भी 5 फोल्ड डिवीजन किया गया है। ये ऐसा मतलब तोलकप्पियम में हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग इसमें जो गॉड्स और मतलब जितने लैंड्स है, जो लैंड का डिवीजन कराया गया 5 फोल्ड, ये 5 आपके हो गए, इनका अपना खुद का डेटी भी है और इनका अपना खुद का ऑक्यूपेशन भी है। मतलब समझ में आ रहा है आपको, मतलब एक सोसाइटी के अंदर 5 डिविजन्स हैं, ऐसा ये तोलकप्पियम में कहा जा रहा है। आगे हम लोग को पता चला कि 4 ही डिविजन्स है, लेकिन तोलकप्पियम में कहा गया कि भाई जो 5 फोल्ड डिवीजन कराया गया वो डिपेंडिंग अपॉन द क्लासेस ऑफ द सोसाइटी किया गया। लेकिन आप लोग को लास्ट बाद में पता चलेगा कि यहाँ पे 4 कास्ट का भी नाम आता है, ठीक है, कंफ्यूजन ना करने के लिए अभी पहले 5 फोल्ड डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लास आपके 5 है, क्लास समझ में आ रहा है, क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम कास्ट, ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, ठीक। तो क्लास आपका 5 क्लासेस है और हर क्लास का अपना लैंड डिविजन है, अपना डेटी भी, अपना देवता भी है, और उसके अलावा उनका अपना खुद का ऑक्यूपेशन भी है। तो ये आपका लैंड डिवीजन कुरिंजी हो गया, उनके देवता कौन है, मुरुगन हो गए, इनका काम क्या है, हंटिंग एंड हनी कलेक्शन इनका काम है, ठीक है। मुलई जो डिवीजन वाले जो क्लास का है उनका मेयोन या विष्णु जो है वो उनके देवता है, कैटल रियरिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह के अंदर काम करने का इनका जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है मरुडम, इनके देवता है इंद्र और इनका काम है एग्रीकल्चर का। नैदल, ये वरुण की पूजा करते हैं या वरुणन की पूजा करते हैं और इनका काम क्या है, फिशिंग एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। पलई, ये कोरावाई को पूजा करते हैं और इनका मेन जो ऑक्यूपेशन है वो है चोरी करना, रॉबरी करना, ठीक है। नेक्स्ट तोलकप्पियम ही आगे चल के रेफर करता है कि भाई 4 कास्ट है आपके सोसाइटी के अंदर, 5 क्लास थे लेकिन यहाँ पे कास्ट 4 ही है, ठीक है। कौन कौन से है, फर्स्ट है रूलिंग क्लास, अरासर, ठीक है, अरासर इनका रूलिंग क्लास है, राजाओं का जो क्लास है वो अरासर हो गया। सेम वैसा ही आपका क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, मतलब वैश्य शूद्र ऐसा, लेकिन ये उस तरीके का नहीं है, इनका डिवीजन थोड़ा अलग है, इनका मेन जो डिवीजन है वो इकोनॉमिक बेसिस पे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है अंथानास, ये कौन है, इनका मेन काम होता है रिलीजन और पॉलिटी में, तो एक तरीके से ब्राह्मण की तरह ही इनका रोल हो गया। नेक्स्ट है वनीगार्स, ये ट्रेड और कॉमर्स में होने वाले, वहां पे हम लोग ने देखा था कि भाई जो वैश्यास थे वो आपका ट्रेड और कॉमर्स करते थे, यहाँ पे भी वो कर रहे हैं। लास्ट है वेलाल्स, ये एग्रीकल्चरिस्ट है, यहाँ पे शूद्र हमारे क्या बोलते हैं, नॉर्थ रीजन में हम लोग क्या देखा था, वहाँ पे शूद्र थे, ठीक है, शूद्र थे, लेकिन वो उनका काम अलग था, वो बाकी लोगों का मदद मतलब बाकी लोगों का ये देख रेख करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है। एक और क्लास देखने को मिलता है वेलालर्स, ठीक है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, वेलालर, ठीक है, ये इनसे नीचे आते हैं, वेलाल से नीचे आते हैं, तो इनको भी कहीं पे रेफरेंस मैंने देखा। उनका मेन काम रहता है कि भाई जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनको मदद करना और उनके काम को आगे बढ़ाना, ठीक है। मतलब ये भी एग्रीकल्चर का ही काम करता है, लेकिन ये क्या बोलते हैं उनके अधीन काम करता है, जो वेलाल हैं उनके अधीन काम करता है। ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे पढ़ा था, नहीं तो मैं बुक का नाम बताता आपको, ठीक है। नेक्स्ट इस समय के ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह बहुत सारे, इनफैक्ट टोडा, इरुला, जिनको यूपीएससी ने पूछा भी है, वो सारे के सारे ट्राइब इन यहाँ पे हमको संगम एज के बुक्स वगैरह में हम लोग को इनका मेंशन देखने को मिलता है। मतलब ये इतने एंशियंट ट्राइब्स है, आज तक हमारे यहाँ पे इसी तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। रिलीजन की बात करें तो इस समय के सबसे प्रोमिनेंट जो देवता थे वो थे मुरुगन या फिर सियोन,
ठीक है। मुरुगन जो कार्तिक है, जिनको कहा जाता है शिव जी के जो पुत्र हैं वो, ठीक है। मुरुगन या इनको सियोन भी इस रीजन में कहा जाता है। इनको तमिल रीजन का देवता कहा गया है, मतलब तमिल जो जो बोलता है उन सब का देवता है कौन, मुरुगन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को अदर जो देवता, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि विष्णु की पूजा की जाए, इंद्र की पूजा की जा रही है, वरुणन की पूजा की, कोराबाई की पूजा की जा रही है, ये सब अलग अलग आपका भी जस्ट मैंने आपको लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हीरो स्टोन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी तक मरा नहीं है। हम लोगों ने नियोलिथिक एज जब देखा था तो मैंने आप लोग को बताया था कि वहाँ पे नियोलिथिक एज में सदर्न इंडिया में एक बहुत मस्त काम स्टार्ट होता है, मेगालिथिक कल्चर, ठीक है। मेगालिथिक कल्चर, अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो नियोलिथिक एज वाला तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, वो बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट है उसका। आप लोग यहाँ पे कंटिन्यूशन पाएंगे, कंटिन्यूशन इन द सेंस ये पाएंगे कि वहाँ पे क्या होता था कि जब भी कोई मर जाता था तो उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर को, चट्टानों को ऐसे 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 करके लगा के रख दिया जाता था या रख दिया जाता था। वो आपका क्या बोलते हैं, मेगालिथ उसको कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे नाडुकल एक सिस्टम है, मतलब हीरो स्टोन का सिस्टम है। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वॉरियर्स बैटल वगैरह, बैटल फील्ड में अगर मर जाएंगे तो उनको वहाँ पे दफना दिया जाएगा और उनके जगह पे आप क्या बोलते हैं एक हीरो स्टोन रख देते हो। जैसे कि आज आप लोग सिमेट्री वगैरह में अगर जाओगे क्रिश्चियन सिमेट्री में तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि उनके ऊपर स्लैब रखा रहता है, उसके ऊपर नाम लिखा रहता है, डेट वगैरह, उनका काम जो होता है वो लिखा रहता है। इस तरीके से वो किया जाता है। सेम वहाँ पे हीरो स्टोन का कॉन्सेप्ट था, तो आप समझ सकते हैं कि मेगालिथिक गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू हीरो स्टोन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ वुमेन, ये मेन पॉइंट होता है जो कि बताता है कि भाई एक मतलब आपका जो ये और शूद्रों का जो क्या बोलते हैं स्टेटस है वो बताता है कि भाई आपका जो आपका जो सोसाइटी है वो कैसा सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है, बहुत सारे वुमेन पोएट्स हैं, ये इनके सबके नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, जैसा भी आप लोग को याद करना, वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपके तमिल लिटरेचर के अंदर, अच्छी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रोज वगैरह राइटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे वर्सेस राइज कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि भाई इस समय ज्ञान इन लोग के लिए मतलब पूरी तरीके से ओपन था कि हाँ आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, पढ़ सकते हो, अपना काम ये सब कर सकते हो। इसके अलावा करेज ऑफ द वुमेन बहुत सारे पोएम्स के अंदर अप्रिशिएट किया गया, मतलब वो लड़ाई भी करती होंगी ये दिखाया गया है। भाई करेज कौन दिखाएगा, जो लड़ाई के उसमें गया होगा वही तो अपनी बहादुरी दिखाएगा। तो वो बहुत सारे पोएम्स में उनका अप्रिसिएशन आ रहा है, तो ये बता रहा है कि भाई ये जो मतलब जो वुमेन थी इस समय की वो लड़ाई वगैरह भी करती थी, तो ज्ञान भी प्राप्त करिए और लड़ाई भी करिए। इसके साथ साथ एक प्रोमिनेंट वर्चू कहा गया है वुमेन्स का, वो है चेस्ट लाइफ या फिर करपू, ठीक है। करपू कहा गया है कि भाई ये वुमेन का एक बेसिक मेन क्राइटेरिया होना चाहिए कि हर वुमेन का चेस्ट लाइफ होना चाहिए, ठीक ठीक है। नेक्स्ट है लव मैरिज कॉमन प्रैक्टिस में थी, वुमेन्स को अपने पार्टनर्स को स्वयंवर करने का अधिकार था, अच्छी तरीके से लव मैरिज भी कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अपना खुद का अधिकार है। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द वुमेन्स विडोज जो था वो बहुत ही मिसरेबल था, उनको बहुत बुरी तरीके से रखा जाता था, ट्रीट किया जाता था, एंड उनको मतलब अच्छी तरह से सोशल स्ट्रक्चर में ऐड भी नहीं किया जाता। इनफैक्ट सती के भी हमारे पास यहाँ पे रेफरेंसेस मिलता है कि सती का भी हम लोग को पता चलता है कि भाई हायर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी जो रिच लोग थे उनके अंदर सती भी प्रैक्टिस की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा क्लास ऑफ डांसर्स भी रखे जाते थे किंग्स के द्वारा, नोबल्स के द्वारा, जो अपने यहाँ पे वुमेन्स को एज ए डांसर वगैरह रख के उस मतलब डांस वगैरह का एंजॉयमेंट जो करते थे वो सब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फाइन आर्ट्स की बात करें तो पोएट्री, म्यूजिक, डांसिंग ये सब पूरी तरीके से अच्छी तरीके से फ्लरिश करा था इस पूरे रीजन में, ठीक है। इसके अलावा डोनेशंस वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से दिए जाते थे बाय किंग, चिफ्टेंस, आपके नोबल्स वगैरह, सब अच्छे अच्छे पैसे वैसे भी देते थे कि भाई आप अच्छी अच्छी कविताएं लिखो, अच्छी अच्छी म्यूजिक वगैरह लिखो, तो हम लोग आपको ये डांस वगैरह आप कुछ करो तो हम लोग आपके ऊपर आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी देंगे, डोनेशंस वगैरह भी देंगे, ठीक है। इसके अलावा सिंगिंग बार्ड्स भी होते थे, पन्ना, वराइलिया, जो भी इनका नाम, ये सब भी उस समय पाए जाते थे आपके रॉयल कोर्ट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ये कुछ आपके ड्रम्स, याज, ये सब हमको रेफरेंस देखने को मिलता है संगम लिटरेचर में, तो ये पता चलता है कि भाई डांसिंग एंड म्यूजिक वगैरह भी बहुत ही एडवांस फॉर्म में उस समय चली आ रही थी। एक ग्रुप था आपका कनिग्यार, ये आपका डांसिंग परफॉर्म करने में बहुत ही प्रोमिनेंट था। और इसके अलावा कुथू, ये आज भी इनका अलग अलग नाम चेंज करके थुल्लाल वगैरह कहा जाता है, ये उस समय भी प्रोमिनेंट टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट उस समय भी था, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमी ऑफ द संगम एज, तो एग्रीकल्चर प्राइम था, ये बता दिया मैंने। इस समय आपका राइस, रागी, शुगर केन, कॉटन, पेपर, जिंजर, ये सब 72,000 टाइप के जो खाने बनाने के ये सब सामान होते हैं, क्रॉप्स वगैरह, वो सब हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से चोला, चेरा, पांड्या हर रीजन में करवाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट्स की बात की जाए, इनफैक्ट अगर चेरा कंट्री की बात की जाए तो यहाँ पे जैक फ्रूट और पेपर बहुत ही ज़्यादा, काली मिर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एंड पैडी बहुत ही चीफ क्रॉप था आपके पांड्या और चोला रीजन में, ठीक है। नेक्स्ट हैंडीक्राफ्ट की बात की जाए तो आपका वीविंग, मेटल वर्क, कारपेंट्री, शिप बिल्डिंग, ऑर्नामेंट मेकिंग, बीड मेकिंग, स्टोन, आइवरी, जो जो आपका मतलब नॉर्थ साइड में था वैसा ही यहाँ पे भी था, बहुत अच्छा फ्लरिश करा। मैंने आप लोगों को बताया ना मर्चेंट्स वगैरह का बोट वगैरह लगे रहते थे, इतने सारे आपके इस रीजन में आपके पोर्ट वगैरह, मुजरिस वगैरह, पुहार वुहार, सब ये सब इतने सारे पोर्ट्स इस समय डेवलप हो चुके थे कि बहुत फ्लरिशिंग ट्रेड था, ठीक है। स्पिनिंग, वीविंग, इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड सब बहुत अच्छा चला। इनफैक्ट इंटरनल ट्रेड बार्टर सिस्टम पे जाता था, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड पे हम लोग सिक्के वगैरह लेके आते थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इंटरनली हम लोग आपस में मांडली कर लेते थे कि भाई तेरा सामान मैंने ले लिया, मेरा सामान तूने ले लिया, कोई बात नहीं, खत्म हो गया, बात सिस्टम हो गई। यहाँ पे बार्टर सिस्टम चल रहा है, लेकिन हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड में क्या चाहिए, सोना चाहिए भाई, सोना चाहिए, उसके बगैर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा रोमन अपायर जैसे जैसे असेंड करता जा रहा है उतना वहां से पैसे यहाँ पे आ रहे हैं इस समय। तोंडी, मुसरी, कुराकाई, अरिकामेडू, मरक्कम, ये सब आपके क्या बोलते हैं बड़े बड़े पोर्ट्स हैं जो कि उस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे, ठीक है। इनफैक्ट एक बुक है जिसके ऑथर का अभी तक नाम पता नहीं चला है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी करके एक बुक है, उस बुक के अंदर रेफरेंस आता है कि भाई गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स उस समय के रोमन एम्परर जैसे ऑगस्टस, टाइबरस, ये नीरो, इन सब के भारत भर में, सॉरी, तमिलनाडु या तमिल क्षेत्र के अंदर पूरे भरे 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 मिलते हैं। इनफैक्ट आज भी खुदाई वगैरह में मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारे रोमन ट्रेड वगैरह बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और बहुत ही ज़्यादा फ्लरिशिंग थे, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं कि इसमें से क्या इंपोर्ट क्या एक्सपोर्ट, ये सब आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट सेक्शन पे आते हैं एनालिसिस करके, इसका एंड कैसे होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। एनालिसिस करने पे हम लोग को ये पता चलता है कि भाई आपका जो ये पीरियड है ये एक एमर्जिंग पीरियड है। इसमें क्या हो रहा है, आपका स्टेट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर धीरे 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 जो एक्चुअल बाद में स्टेट बन जाएगा, एक तानाशाही राजा पूरी तरीके से एरिया संभाल रहा है, ये सब जो स्टेट है वो एमर्ज हो रहा है धीरे धीरे। आपका जो नॉर्दर्न चीज़ें हैं वो यहाँ पे एक्सेप्ट की जा रही है, और यहाँ पे उनमें कुछ कुछ एडिशन अपने हिसाब से करके, सब्ट्रैक्शन अपने हिसाब से करके उसको अपने नए स्टेट के कॉन्सेप्ट में ढाला जा रहा हो। कहता हूँ समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है पैट्रियार्कल सिस्टम है, यहाँ पे पैट्रिमोनी सिस्टम है, जैसा कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा सिस्टम यहाँ पे चला रहा है। लेकिन अभी अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे मैट्रिलिनियलिज्म भी था, मतलब बाद में चल के जैसे सातवाहन वगैरह आएंगे तो यहाँ पे मैट्रिलिनियल सिस्टम भी होगा, लेकिन प्रोमिनेंटली यहाँ पे पहला पैट्रियार्कल ही सिस्टम चला रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल इनइक्वालिटीज भी हम लोग को देखने को मिला, हम लोगों ने दिखाया कि कास्ट सिस्टम भी था और क्लास सिस्टम भी था, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इस पूरे के पूरे संगम इकोनॉमी का बैकबोन था, ठीक है। ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रहा है। फॉरेन एलिमेंट्स का जो आपका सोशो कल्चर लाइफ में इन्फ्लुएंस हो रहा था वो तो अलग ही चल रहा था, ठीक है। फॉरेन एलिमेंट्स आए तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके भी आए, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन लेके आ रहे हैं, यहाँ से कुछ सीखे तो वहाँ से कुछ दे भी तो रहे हैं हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट, बिलीफ्स एंड कस्टम इस रीजन के इस समय के जो थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। इस समय इन लोग चूंकि ट्रांजिशन जोन में है तो इन लोग एनिमिज्म में भी फॉलो करें, और जो नॉर्थ से आपका आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो भी यहाँ पे फॉलो किया जाए। धीरे धीरे मंदिर वगैरह की चीज़ें भी आगे चल के स्टार्ट हो जाएंगे। एंड कैसे होगा, एंड कैसे होगा कि 13th सेंचुरी एडी के बाद ऐसा देखने को मिलता है कि भाई इनका डिक्लाइन का पीरियड स्टार्ट होता है। इनफैक्ट इसी समय पे कालभ्रास, ठीक है, कालभ्रास इस तमिल कंट्री के रीजन को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और 200 से 250 साल के लगभग इन लोग यहाँ पे रहते हैं। कालभ्रास आप लोग जानते होंगे, बाहुबली मूवी देखी होगी तो आप लोग एक बोलते काल के जो आता है अटैक करने के लिए, तो उसी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई कि भाई कालभ्रास मतलब वहाँ पे इनको दिखाने की कोशिश की गई। कालभ्रास जो थे वो कालके वगैरह कुछ ऐसा थे, और उन लोग ने इतने बड़े एरिया में अटैक वगैरह करके ये सब जीता होता, ठीक है। बाकी बाद में इस रीजन में जैनिज्म, बुद्धिज्म वगैरह भी प्रोमिनेंट धीरे धीरे करके पर्कुलेट हो जाएगा, और बाकी इतना कुछ खास नहीं है। लास्ट में जो पांड्यास थे और क्या बोलते चोलास थे, पल्लवास थे, इन लोग कालभास के रूल को पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं, नया एम्पायर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगा कल, तब तक कैसे पढ़ते हैं, थैंक यू वेरी मच, चलिए बाय।